मैं ढाबे से 4 बजे घर गया था, अपना मूंगफली वाला थाल उठाया और अम्मा से कहने लगा कि आज मैं 12-1 बजे ही आऊंगा, इसलिए मेरा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। ठंड में लोग ज्यादा मूंगफली खरीदना पसंद करते थे, इसलिए मैं रात गए देर तक घर से बाहर रहता था। फिर मामूल की तरह एक सड़क किनारे आकर बैठ गया, जहाँ पर मेरी तरह और भी छोटे बच्चे कुछ न कुछ बेचने के लिए बैठे हुए थे। मेरा रोज का मामूल था, चंद पैसे मुझे मिल जाते, यूं घर का गुजारा करने में आसानी होती थी। अब मैं मूंगफली का सीजन लगा रहा था, क्योंकि शदीद सर्दी की वजह से लोग गर्म चीजें खाना ज्यादा पसंद करते हैं। शहर में हर तरफ ठंडी हवाओं का राज था। फिर थोड़ी बहुत मूंगफली मेरी फरोख्त हो गई, लेकिन रात के 12 बज गए, अभी तक मैं घर नहीं गया था। मुझे खाने पीने का कोई होश नहीं था। हाँ, गमे रोजगार की फिक्र जरूर थी। फिर मैंने अपनी टूटी फूटी सी घड़ी में वक्त देखा, 1 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। अब मुझे घर चले जाना चाहिए। रात का फैला खौफनाक सन्नाटा बार बार मुझे घर जाने पर उकसा रहा था। फिर मैं पैदल ही पैदल घर की तरफ जाने लगा, लेकिन अचानक ही मेरी नजर दूर दरख्त के नीचे बैठे एक शख्स पर पड़ी। वो सर्दी से बुरी तरह कांप रहा था। इतनी सर्दी में उसके पास कोई गर्म चादर तक न थी। मुझे बेहद दुख हुआ। मेरा घर तो करीब आने ही वाला था। ऐसे में मैं उस बूढ़े शख्स को यूं सर्दी से कांपता हुआ छोड़कर कैसे जा सकता था। फिर मैं उसके पास गया और कहने लगा, बाबा जी, आपको ठंड लग रही होगी, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? तो वो कांपती हुई आवाज में कहने लगा, बस बेटा, मैं तो रोजाना ही यहाँ बैठता हूँ, मेरा ये ठिकाना है, लेकिन आज मामूल से ज्यादा सर्दी है, तो इसलिए बस सुकून नहीं मिल रहा। तभी मैंने अपने शानों पर ओढ़ी काली मैली सी चादर उतार कर बूढ़े के कंधे पर डाल दी। अब वो सर्दी की शिद्दत से थोड़ा बचने में कामयाब हो गए थे। मैंने देखा वो शुक्रगुजार नजरों से मुझे देख रहे थे। फिर मैंने अपनी थाली में से गरम गरम मूंगफलियां निकाली और कागज में लपेटकर बाबा जी के हवाले कर दी। मूंगफली देखकर वो बहुत खुश हो गए थे। फिर मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहने लगे, बेटा, बहुत रात हो गई है, अब तुम भी घर जाओ, इतने कम उम्र है और इतनी मेहनत कर रहे हो। वो मेरी तारीफ भी कर रहे थे। फिर मैं मुस्कुराता हुआ अपने घर की जानिब रवाना हो गया। मेरा नाम गुलशेर है। मैं 12 साल का एक कम उम्र लड़का था। अब्बा अचानक एक्सीडेंट में फोत हो गए, तो पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। मुझसे छोटे 3 बहन भाई और बेवा माँ मेरी जिम्मेदारी थी, और मैं अपनी जिम्मेदारी में कोताही बरतना नहीं चाहता था, इसलिए अपनी तालीम छोड़कर एक ढाबे पर काम करने लगा। मैं सुबह 8 बजे ढाबे पर जाता और शाम को 4 बजे घर आ जाता था। उसके बाद भी मैं सीजन में कुछ न कुछ छोटा मोटा काम कर लेता। इस तरह से कुछ मुनाफा मुझे हासिल हो जाता और घर के अखराजात में भी मदद हो जाती थी। इस बार सर्दियों ने गजब ढाया हुआ था, लेकिन मैंने भी अपना काम ना छोड़ा। भले ही खून जमा देने वाली सर्दी थी, लेकिन अगर मैं ना कमाने जाऊं तो घर कैसे चलेगा? यही सोचकर मैं इन सर्दियों की शिद्दत में भी रोजाना अपनी मूंगफलियों की थैली उठाकर सड़क किनारे बेचने आ जाता। किराए का घर था और फिर ढाबे का मालिक मामूली तनख्वाह देता था, लेकिन काम बेतहाशा लेता था। इतने कम पैसों में भला घर का गुजारा कैसे होता? अभी तक तो छोटे बहन भाई भी एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे, उनके भी अखराजात थे, लेकिन फिर भी बस किसी तरह से वो अपनी तालीम जारी रखे हुए थे। मैं नहीं चाहता था कि मेरी तरह वो भी सड़कों पर खुआर हों, इसलिए मैं कोई अपनी जिंदगी में बड़ा काम करना चाहता था जिससे मेरा घर अच्छे से चल सके। मेरी माँ एक पर्देदार औरत थी, वो तो घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वो कहीं काम काज करे। हालांकि मेरी माँ कहती कि अभी तुम्हारी कमाने की उम्र नहीं है, इसलिए मैं किसी बंगले कोठी में काम काज कर लेती हूँ, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया और कहने लगा कि मेरे होते हुए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सफेद पोशी का भरम जो हम माँ बेटे ने घर में कायम किया हुआ था, उसे हम किसी के सामने जाहिर करना नहीं चाहते थे। मैं अमूमन मॉल वगैरह के सामने ये चीजें फरोख्त करने जाया करता था, क्योंकि वहाँ पर लोगों का रश होता था। फिर वहाँ से गुजरकर जिस सड़क से मैं घर वापस आता था, वो इलाका बिल्कुल सुनसान था। अक्सर लोगों का ख्याल था कि ये जगह आसेब ज़दा है, क्योंकि पुराने वक्तों में यहाँ पर एक कब्रिस्तान हुआ करता था, लेकिन फिर इस पर बिल्डोजर फेर कर एक प्लाजा बना दिया गया था। लेकिन वो प्लाजा भी आबाद ना हो सका था। इतना बड़ा प्लाजा आज तक खाली था। रात को कभी कभार मेरी नजर उस पर पड़ जाती तो मुझे एक खौफ सा महसूस होता था, लेकिन वक्त और हालात ने मुझे बहुत बहादुर बना दिया था, इसलिए छोटी मोटी चीजों से मैं डरता नहीं था। लेकिन आज उसी रास्ते से आते हुए मेरी नजर उस बूढ़े आदमी पर पड़ी थी जो सर्दी की शिद्दत से कांप रहा था। मुझे बेअख्तियार उस पर तरस आया और मैंने अपनी मोटी चादर उसके हवाले कर दी, जो मैंने एक लंडे बाजार से खरीदी थी। फिर दूसरी रात जब मैं उस रास्ते से गुजर रहा था तो मुझे वही बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। शायद वो हालात से परेशान एक मजबूर शख्स था। मुझे उस पर बहुत तरस आया। रोजाना की तरह मैंने उसकी मदद की। उसके पास बैठकर बातें करने लगा। बाबा जी, आपके घर वाले कहाँ हैं? मेरे सवाल पर वो बहुत गमजदा अंदाज में मुस्कुराए और कहने लगे, मैंने खुद ही अपने खानदान को छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पर मेरी कोई इज्जत नहीं थी। मेरी कोई भी बात नहीं मानता था जहाँ पर इज्जत ना हो
वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। मैं अब इस दरख्त के नीचे सुकून में हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। मैं समझ गया कि उनके अपनों ने उन्हें धुतकार दिया है। मैं रोजाना ही फिर उनकी मदद करने लगा। कभी उनके लिए घर से खाना लेकर आता तो कभी अपनी गरम गरम मूंगफली उन्हें खिलाता। हम दोनों की बहुत अच्छी बातचीत हो चुकी थी। फिर एक दिन बाबा जी मुझे कहने लगे, बेटे तुम इतने इतने घंटे तक सड़क किनारे फिरते रहते हो, मामूली पैसे कमाते हो। मेरा एक मशवरा मानो, यहाँ से दूर एक जंगल के पीछे बहुत बड़ी बस्ती है, वहाँ के लोग ऐसी चीजें खाना बहुत पसंद करते हैं। तुम वहाँ जाकर ये सब फरोख्त करोगे तो तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। वो कौन सी बस्ती का जिक्र कर रहे थे, मैं इस बात से अनजान था, लेकिन बाबा जी का तजर्बा कहता था कि उन्हें हर चीज की परख है। वो समझते हैं कि यहाँ पर मेरा रोजगार ज्यादा चल नहीं सकेगा, इसलिए मुझे उनकी बताई हुई जगह पर जाकर अपनी मूंगफली फरोख्त करनी चाहिए। फिर उनके कहने पर मैं शाम को उस जंगल से गुजरकर उसी बस्ती की तरफ जाने लगा। अगरचे ये बहुत खतरनाक रास्ता था, लेकिन ज्यादा पैसों के चक्कर में मैं हर मुश्किल से गुजरने को तैयार था, इसलिए अपना थाल उठाए वहां जाकर तो हैरान रह गया। बस्ती में खूब रौनक और चहल पहल थी। रात के वक्त यहाँ मेले का समा था। खूबसूरत बच्चे और लंबे लंबे बालों वाली खूबसूरत लड़कियां इधर से उधर फिर रही थीं। उनका आजाद माहौल देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई। हैरत की बात तो ये थी कि पहले कभी भी इस जगह पर नहीं आया था। मैं भी एक जगह पर खड़ा होकर अपनी मूंगफली बेचने लगा। मैंने देखा पास से गुजरती एक लड़की ने मुझे बड़े गौर से देखा। वो थाल में रखी मूंगफली को बड़े गौर से देख रही थी। फिर कहने लगी, ये कहाँ से लाए हो तुम, ये क्या चीज है। मुझे उसकी बात सुनकर हंसी भी आई कि वो मूंगफली जैसी चीज से अनजान थी। मैं उसे कहने लगा, ये मूंगफली है, अगर बंदा एक बार खाए तो बार बार खाने का मन करेगा, एक बार इसे आप खाकर देखें। फिर उसने जैसे ही मूंगफली खाई तो उसका जायका उसे बहुत पसंद आया। उसने बहुत सारी ली। थोड़ी ही देर बाद वो अपनी दूसरी सहेलियों को भी बुलाकर ले आई थी। उन सब ने मुझसे मूंगफली खरीदी। देखते ही देखते बस्ती के सारे लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए थे और उस दिन मेरा पूरा थाल खाली हो गया। बाबा जी का तजर्बा ठीक कहता था। यहाँ आकर मेरे पास अच्छे खासे पैसे जमा हो गए थे। फिर मैं वापस आने लगा तो एक आदमी कहने लगा, अब रोजाना यहाँ पर मूंगफली बेचने आया करो, क्योंकि हमें ये बहुत पसंद आई है। मैं खुश हो गया। घर आकर सारे पैसे माँ के हाथ पर रखे तो उनके चेहरे पर भी खुशी आ गई थी। वैसे भी मुझे ढाबे की तनख्वाह के लिए पूरे महीने इंतजार करना पड़ता था और वो बहुत मामूली रकम होती थी। अम्मा कुछ परेशान लग रही थी। मैं उनसे परेशानी की वजह पूछना चाहता था, लेकिन थकन की वजह से नींद इतनी आंखों में समा गई थी कि मैं बिस्तर पर लेटते ही सो गया। तो अम्मा दबे दबे लहजे में कहने लगी, बेटा बराबर वाला पड़ोसी कह रहा था कि खाला तुम्हारे घर की बुनियाद बहुत कमजोर हो रही है, ऐसा ना हो कि ये आने वाली बारिशों में गिर जाए, इसलिए तुम अपना बंदोबस्त कर लो। बेटा मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अम्मा के चेहरे पर परेशानी देखकर मैं भी बुरी तरह परेशान हो गया। वाकई इस चीज का तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। ये घर मेरे परदादा के हाथ का बना हुआ था। अब्बा ने भी इस पर कोई खर्चा नहीं किया था, इसलिए इसकी हालत ऐसी खस्ता हाल हो गई थी। फिर मैंने दिल में सोचा कि अब मैं जल्दी जल्दी कमाकर कुछ पैसे जमा करता हूँ, ताकि बारिश से आने से पहले ही अपने घर को ठीक कर लूँ। हर साल आने वाली बारिशों में घर की छत टपकती थी। फिर पूरा दिन ढाबे पर काम करता रहा, मालिक की झिड़कियां सुनता रहा। मेरे जैसे 2 और कम उम्र बच्चे भी उसके ढाबे पर काम करते थे। वो नए थे, इस वजह से उन्हें काम की समझ भी नहीं आ रही थी, लेकिन मैं काफी पुराना हो गया था। अब मालिक की डांट डबर सुनने की मुझे आदत पड़ गई थी। फिर जैसे ही शाम हुई तो मैं घर आया। आज मैंने कुछ ज्यादा मूंगफली खरीद ली थी। फिर उसे लेकर बेचने की गर्ज से सड़क किनारे चल पड़ा, लेकिन बीच रास्ते में ही मुझे वो बूढ़े बाबा बैठे हुए नजर आए। फिर मैं उन्हें खुशी खुशी बताने लगा कि आपकी बात मानकर मुझे बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि मेरी सारी मूंगफली हाथों हाथ फरोख्त हो गई। वो कहने लगे, बस्ती के लोग रोजाना तुमसे ये मूंगफली खरीद लेंगे, इस तरह से तुम्हारे हालात भी बदल जाएंगे, इसलिए तुम वहाँ जाना अपना मामूल बना लो। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि हमेशा तुमने रात के 11 बजे वहाँ जाना है। इससे पहले जाओगे तो तुम्हें बस्ती में सिर्फ सन्नाटा मिलेगा और कुछ नहीं। उसकी बात मुझे समझ नहीं आई थी, या शायद मैं ज्यादा गौर नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने बाबा जी से कहा कि ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। अब तो वहाँ जाना मेरा मामूल बन गया था। बस्ती अगरचे छोटी सी थी, लेकिन लगता था कि ये लोग बहुत पैसे वाले हैं, क्योंकि उनके लिबास बहुत कीमती और खूबसूरत होते थे। आजाद जिंदगी और बेफिक्री लिए वो सब अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक नौजवान मेरे पास आया और कहने लगा, सुनो लड़के, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, क्योंकि हर कोई हमारी बस्ती तक रसाई नहीं कर सकता, जरूर तुम्हें कोई भेजने वाला है। वो गौर से मेरे चेहरे को देख रहा था। मैं उसकी बात सुनकर डर गया। फिर घबराते हुए कहने लगा, जी मुझे यहाँ का पता एक बूढ़े आदमी ने बताया था, लेकिन मैं यहाँ आकर खुश हूँ, क्योंकि आप लोग अच्छे हैं जो मेरी हर चीज खरीद लेते हैं। वो नौजवान मेरी बात सुनकर चौंक गया। फिर कहने लगा, अच्छा क्या तुम उस बूढ़े आदमी को यहाँ पर ला सकते हो? अगर तुम उसे यहाँ पर ले आए तो मैं तुम्हें एक दिन में ही इतना माल दूंगा, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। याद रखना, उसे मेरे बारे में कुछ भी ना बताना, बस किसी तरह से तुम उसे कहना कि आप मेरे साथ बस्ती में चलें। वो मुझे हर बात समझा रहा था। मैं हैरान था कि आखिर वो मुझे ये सब क्यों कह रहा है।
वो खुद भी तो जाकर उस आदमी को अपने साथ लेकर आ सकता था, लेकिन फिर मैंने उससे वादा कर लिया कि मैं उस बूढ़े आदमी को उस बस्ती में जरूर लेकर आऊंगा। फिर हर रोज की तरह उस दिन भी मेरी मूंगफली हाथों हाथ फरोख्त हो गई थी। मैं खुशी खुशी घर वापस आया, लेकिन मुझे उस नौजवान की बात अच्छी तरह याद थी, इसलिए अगले ही दिन बाबा जी के पास पहुंच गया। मैं उनसे कहने लगा, बाबा जी, आपके मशवरे की वजह से तो आजकल मेरे पास बहुत पैसे आने लगे हैं। मैं खुश हो गया हूँ क्योंकि मेरा घर अच्छे से चल रहा है। मुझे अपने घर की तामीर मुरम्मत करवानी है, इसलिए पैसे जमा कर रहा हूँ। उन्होंने बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और फिर कहने लगे, मेरा तजुर्बा कभी भी झूठा नहीं है। मैंने अपने तजर्बे की बुनियाद पर ही तुम्हें उस बस्ती में भेजा था। फिर मैं झिझकते हुए उन्हें कहने लगा, आप भी मेरे साथ उस बस्ती में चलें, वहाँ के लोग बहुत नेक और मेहरबान हैं, जरूर आपको वहाँ कोई न कोई ठिकाना मिल जाएगा। लेकिन बाबा जी के जवाब ने मुझे हैरान कर दिया, जब वो कहने लगे, हरगिज नहीं, मेरे सामने तो उस बस्ती का नाम भी नहीं लेना, मुझे वहाँ के लोगों से नफरत है, मैं तो वहाँ कदम भी नहीं रखूंगा। बाबा जी के इस कदर गुस्से भरे लहजे ने मुझे हैरान कर दिया था। अब मैं घबरा गया क्योंकि मैं उस नौजवान से वादा करके आया था कि मैं बाबा जी को अपने साथ जरूर लेकर आऊंगा। फिर मैंने सोचा कि चलो उससे झूठ कह दूंगा कि वो बाबा जी अपना ठिकाना छोड़कर कहीं और चले गए हैं। मैं परेशान चेहरा लिए उस रात उस बस्ती में गया। दिल में दुआ कर रहा था कि वो नौजवान मेरे पास बाबा जी के बारे में पूछने न आए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो चला आया और कहने लगा, देखो तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया, अब तुम हमारी बस्ती में कल से नहीं आओगे। उसके लहजे में बहुत सख्ती थी। मैं उसकी बात सुनकर डर गया। फिर कहने लगा कि मैंने बाबा जी से कहा था कि वो मेरे साथ चले, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया और वो जगह भी छोड़ दी। अब ना जाने वो कहाँ चले गए हैं। तो उस नौजवान की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए कहने लगा, लेकिन मैं हर कीमत पर उन्हें अपने पास देखना चाहता हूँ, और मैं ही क्या, सारे बस्ती के लोग उन्हें इस बस्ती में देखना चाहते हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम उनके कहने पर यहाँ आए हो तो वो तुम्हें इस बस्ती में कदम भी नहीं रखने देंगे, क्योंकि पहले वो इस बाबा जी को इस बस्ती में देखना चाहते हैं। ये बड़ी अजीबोगरीब बात थी, मुझे इस बात की समझ नहीं आई थी, लेकिन मैं उस नौजवान से इल्तिजाई लहजे में कहने लगा, देखो मैं वादा करता हूँ कि मैं उन्हें अपने साथ जरूर लेकर आऊंगा, लेकिन मुझे कुछ वक्त दो ताकि मैं उनको राजी कर सकूं। ये कहकर वो नौजवान कहने लगा, ठीक है, तुम्हारे पास 3 दिन है, अब तुम्हें इन 3 दिनों में उन्हें लेकर यहाँ जरूर आना होगा, वरना हम तुम्हें यहाँ कदम रखने नहीं देंगे। ये कहकर वो चला गया, लेकिन पीछे से मेरे चेहरे पर परेशानी आ गई थी, क्योंकि उस बस्ती में आने के बाद मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। 4 पैसे जमा करने में मैं कामयाब हो गया था। मैं चाहता था कि किसी तरह अपना घर दोबारा से तामीर मुरम्मत कर लूं ताकि बारिशें आने से पहले कोई अच्छा सा बंदोबस्त हो जाए, लेकिन अगर मैं इस बस्ती में आना छोड़ देता तो फिर ये बात नामुमकिन हो जाती। आजकल के दौर में तो कोई उधार देने को भी तैयार नहीं था, और फिर मैं तो एक छोटा बच्चा था, मेरी इतनी उम्र भी ना थी कोई मुझ पर भरोसा करके मुझे 4 पैसे देता। फिर दूसरे दिन मैं परेशान चेहरा लिए ढाबे पर काम करता रहा, लेकिन जहन में यही सोचें आती रही कि मैं बाबा जी को मना लूंगा, वो मेरे साथ जाने पर उस बस्ती में तैयार हो जाएंगे। यही सोचकर आज मैं उम्मीद लेकर उनके पास आया था। रात के 11 बज रहे थे। आज मैं बस्ती में भी नहीं गया था, बल्कि दिल में सोचा कि मुझे अपना नुकसान बर्दाश्त है, लेकिन मैं ऐसे खाली हाथ उस बस्ती में नहीं जाऊंगा। वैसे भी उन्होंने मुझे 3 दिन का वक्त दिया है। उन्होंने जैसे मेरे चेहरे पर लिखी तहरीर पढ़ ली थी, वो गौर से मेरे चेहरे को देखे जा रहे थे। फिर कहने लगे, तुम इस बात पर मुझसे खफा हो कि मैंने तुम्हारी बात क्यों नहीं मानी। दरअसल उस बस्ती में जाने से मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर मैं वहाँ गया तो वो कभी भी मुझे यहाँ वापस आने नहीं देंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बाकी की जिंदगी में यहीं पर गुजार दूं। लेकिन मुझे उनकी बात पर हैरत हुई। कहने लगा, बाबा जी, वो तो आपकी बहुत इज्जत करते हैं, बड़े प्यार से आपको वहाँ वापस बुलाना चाहते हैं, और आप हैं कि इस दरख्त के नीचे बेआसरा बेयारो मददगार जिंदगी गुजारना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? मैंने देखा कि उनके चेहरे पर सोच की परछाई थी। फिर वो गौर से मेरे चेहरे को देखते हुए कहने लगे, इसके पीछे एक गहरा राज है। मैं इतने दिन से तुम्हारे सामने आ रहा हूँ, लेकिन तुमने मेरे बारे में एक राज नहीं जाना। अगर तुमने वो राज जान लिया तो तुम मुझसे डरने लग जाओगे। कैसा डर बाबा जी? भला मैं आपसे क्यों डरूंगा? मुझे तो आप बहुत अच्छे लगते हैं। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराए, फिर कहने लगे, आज तक मैंने तुम्हारा जैसा मासूम बच्चा नहीं देखा। तुम्हारे चेहरे पर जितनी फिक्र है, अपनों के लिए परेशान रहते हो, इतनी सी उम्र में भी कंधों पर पूरे खानदान का बोझ उठाया हुआ है। तुम्हें ये जानकर हैरानगी होगी कि मैंने भी अपनी पूरी बस्ती का बोझ अपने कंधे पर उठा रखा है। मैं उस बस्ती का सरदार हूँ। उनकी बात ने मुझे हैरत में मुब्तला कर दिया था। अगर उस बस्ती के सरदार हैं तो फिर दरवेश के रूप में क्यों? इस सवाल का जवाब मैं जानना चाहता था। वो चंद लम्हे खामोशी से मुझे देखते रहे, फिर कहने लगे, ये एक बहुत बड़ा राज है। वो बस्ती जो सिर्फ तुम्हें दिखाई देती है, इस दुनिया में मौजूद कोई और इंसान उस बस्ती को नहीं देख सकता, क्योंकि ये ताकत मैंने तुम्हें दी है। उस बस्ती में रहने वाले लोग सिर्फ तुम्हें दिखाई देते हैं और तुम सिर्फ मुझे देख सकते हो। वो देखो, सामने से वो शख्स जा रहा है। उसने सिर्फ तुम पर निगाह डाली, मुझ पर नहीं, क्योंकि मैं उसे नजर नहीं आ रहा। मैंने चौंक कर सामने जाते शख्स को देखा। वो बस मुझे ही देखता हुआ जा रहा था। उसने बराबर में बैठे बूढ़े आदमी पर नजर भी नहीं डाली थी, लेकिन मैं इस बात पर उलझ गया था, ये कैसी बातें कर रहे हैं बाबा जी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही।
मेरी बात सुनकर वो जोर जोर से हंसे, फिर कहने लगे, ये बात तब समझ आएगी जब मैं तुम्हें हकीकत बताऊंगा, और ऐसी हकीकत जिसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तुम्हें ये जानकर हैरत होगी कि तुम्हारे सामने बैठा ये बूढ़ा एक जिन ज्यादा है, और वो बस्ती भी जिन्नात की है, और मैं वहाँ का सरदार हूँ। उनकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए, मेरे चेहरे पर खौफ के साए लहराने लगे। मैं बेयकीनी से उन्हें देख रहा था, फिर कांपते हुए लहजे में कहने लगा, आप मजाक कर रहे हैं ना, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर उन्होंने जोर जोर से कहके लगाए, फिर कहने लगे, मेरे बच्चे, ये हरगिज मजाक नहीं है, मैं एक जिनजात हूँ, उस बस्ती से आया हूँ, एक जिनजात जो इंसानों की दुनिया में भटकता फिर रहा है। दरअसल मैं उस बस्ती का सरदार था, लेकिन उन बस्ती वालों ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि मैंने वो बस्ती हमेशा के लिए छोड़ दी। अब मुझे यहाँ पर सुकून है, वरना मैंने अपनी जिंदगी अपनी बस्ती में रहने वाले जिन्नात के लिए वक्फ कर दी थी। तो आप इस दुनिया में क्यों आए हैं? अब मेरे चेहरे पर सवाल था। वो मेहरबान बूढ़ा तो कहीं से भी जिनजादा नहीं लगता था, क्योंकि मैंने सुना था कि जिनजात बहुत खौफनाक होते हैं, उनकी दहशत से तो लोग बेहोश हो जाते हैं। जबकि ये इंसानी रूप में मेरे सामने बैठा था, मैंने देखा उनके चेहरे पर उदासी आ गई थी। फिर कुछ सोचते हुए कहने लगे, मैं उस बस्ती में सरदार था, सब लोग मेरी बहुत इज्जत करते थे, मैंने जिंदगी भर शादी नहीं की, मैं तुम्हारे सामने एक बूढ़ा बनकर बैठा हूँ, लेकिन हकीकत में मैं एक नौजवान जिनजात हूँ। मैं बस्ती को अपने हिसाब से चला रहा था, लेकिन अचानक ही एक दूसरा जिनजात जो मेरे बचपन का दोस्त था, वो मुझसे हसद करने लगा। मैं नहीं जानता था कि वो सरदारी हासिल करने के लिए इस हद तक भी चला जाएगा। उसने बस्ती के सारे जिनजादों के साथ मिलकर मुझे कमजोर करना शुरू कर दिया, और मेरे अंदर ये कमजोरी उसके किए हुए अमल की वजह से आ रही थी। मैं नहीं जानता था कि मेरे घर में रखा हुआ वो पानी किस कदर खतरनाक है, जो जहरीला पानी था, जो मैं हर रोज पी रहा था, और उस पानी को रखने वाला वो मेरा दोस्त था। उसने दोस्त बनकर मेरी पीठ पर वार किया, लेकिन जब तक मुझे इस बात का पता चला बहुत देर हो गई थी। अब मैं इस काबिल नहीं रहा था कि बस्ती के मामलात संभाल पाता, लेकिन मुझे अपनी हालत समझ नहीं आ रही थी कि ऐन जवानी के दिनों में मैं इस कदर कमजोर कैसे पड़ सकता था। फिर सारी बस्ती के लोग कहने लगे, अब सरदार सरदारी के लायक नहीं रहा है, इसलिए हमें किसी और को सरदार बनाना चाहिए, और यही तो मेरा दोस्त चाहता था, इसलिए उसने सरदारी के लिए अपना नाम दे दिया। लेकिन ये हकीकत मुझ पर खुल गई कि उसने ही मेरे साथ ये दगा किया था। अब मैं ये जख्म कैसे सह पाता, इसलिए मैंने उसे एक लफ्ज भी नहीं कहा, चुपचाप इंसानों की दुनिया में चला आया, और कमजोर होने की वजह से एक बूढ़ा बनकर इस दरख्त पर रहने लगा, जिसके साए में मैं तुम्हें रोजाना बैठा हुआ नजर आता हूँ। हकीकत बात तो ये थी कि मैं अपना गम किसी से बांटना चाहता था। मुझे यहाँ कोई भी नजर नहीं आया, लेकिन तुम एक दिन यहाँ से गुजर रहे थे, तो तुम्हारे चेहरे की मासूमियत और परेशानी ने मुझे मुतवज्जा कर दिया। गोया मेरी बस्ती के सारे जिन्नात बहुत मेहरबान हैं, अगर कोई मदद का तालिब वहाँ से गुजरे तो वो उसकी मदद जरूर करते हैं, लेकिन मैं उनसे नाराज हो गया था। इसलिए मैंने फैसला किया कि हमेशा के लिए मैं इंसानों की दुनिया में चला जाऊंगा, वापस कभी भी जिन्नात की बस्ती में नहीं आऊंगा। लेकिन अब लगता है कि मेरे दोस्त को इस बात का एहसास हो गया है, जब भी तो वो तुम्हारे जरिए मुझे वापस बस्ती में बुलाना चाहता है। लेकिन मैंने भी सोच लिया है कि मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। वो अटल लहजे में ये सब कह रहे थे, मुझे दुख भी हुआ कि उनका दिल दुख से भरा हुआ है, तभी तो ये परेशान नजर आते हैं। फिर मैं झिझकते हुए कहने लगा, बाबा जी, आप अपने दोस्त को माफ कर देना, आखिर उनसे गलती हो गई, अब वो आपको वापस बुलाना चाहते हैं। मेरी बात सुनकर वो गुस्से में आ गए और कहने लगे, हरगिज नहीं, मैं उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। अगर वो मुझसे एक बार कहता कि मुझे सरदारी लेनी है तो मैं उसे दे देता, लेकिन उसने तो मुझे जान से मारने की कोशिश की, मुझे जहरीला पानी पिलाया, वो हमारे जंगल की जहरीली जड़ी बूटियों का पानी होता है। मुझे नहीं लग रहा था कि ये बाबा जी अपने दोस्त को माफ कर सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें अपनी मजबूरी कैसे बताता कि उनके दोस्त सरदार ने मुझे उस बस्ती में आने से साफ मना कर दिया है। अब मैं कभी भी उस बस्ती में नहीं जाऊंगा, ये मैंने सोच लिया था। मैं बाबा जी की ऐसे ही मदद करता रहूंगा। यही सोचकर बज़ाहिर मेरे दिल में एक उदासी की कैफियत छा गई थी, लेकिन मैंने चेहरे से जाहिर होने नहीं दी। फिर मैं बाबा जी से कहने लगा, ठीक है, आपका फैसला अपनी जगह दुरुस्त है, मैं आपके साथ हूँ, इसलिए अब मैं भी उस बस्ती में नहीं जाऊंगा। मेरी बात सुनकर वो चौंक गए, फिर कहने लगे, ऐसा अहमकाना फैसला मत करो, तुम्हारे तो हालात बदल रहे हैं, बस्ती के जिन्नात तुम पर मेहरबान हो चुके हैं, इसलिए तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए। मैंने हाँ में सर हिला दिया था, लेकिन फिर भी अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। यही सोचकर मैं घर आ गया। मेरे चेहरे की उदासी माँ ने भी देख ली थी। अम्मा कहने लगी, क्या हुआ बेटे, आज तू बहुत परेशान लग रहा है, जबकि मैं तो देख रही थी तेरे अंदर बहुत खुशी आ गई है, तू पहले से भी ज्यादा काम करने लगा है। मैं कहने लगा, अम्मा, लगता है कि हमारे घर के हालात कभी नहीं बदलेंगे, हम हमेशा गरीब रहेंगे। अम्मा ने कभी भी मेरे चेहरे पर ऐसी मायूसी नहीं देखी थी। वो मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी, ऐसा नहीं कहते बेटा, रब की जात से ना उम्मीद नहीं होते। फिर अगले दिन मैंने अपना मामूल के मुताबिक काम किया और ढाबे पे काम करने के बाद मैं रात को उसी जगह पर पहुंच गया जहाँ पर वो बाबा जी बैठा होता था। लेकिन मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि आज वो उस मुकाम पर मौजूद नहीं थे। तो क्या वो जिनजात मुझसे नाराज हो गया है? ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैं काफी
देर तक उनका इंतजार करता रहा, लेकिन वो मुझे कहीं भी दिखाई ना दिए। अब मैं मायूस सा होकर घर की तरफ जा रहा था। अभी आधे रास्ते में ही आया था कि अचानक मुझे अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी। जो ही मुड़कर देखा तो हैरान रह गया कि ये तो वही जिन्नात था जिसने मुझे बाबा जी को लाने को कहा था। तो गोया यही उनका दोस्त था, एक धोखेबाज जिनजात जिसने बाबा जी को जहरीला पानी पिलाया था। मैंने उसे देखकर मुंह फेर लिया, लेकिन अचानक वो मेरे सामने आया और कहने लगा, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था, आखिर तुम उन्हें लेकर क्यों नहीं आए। फिर मैं उसे गौर से देखते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारी हकीकत जान गया हूँ, तुम एक जिनजात हो और वो बाबा जी भी एक जिन्नात हैं, और तुमने जानबूझकर बाबा जी को उनकी बस्ती से निकाल दिया और खुद सरदार बन गए। इसलिए मैं किसी धोखेबाज जिनजात की मदद नहीं करूंगा। उसने चंद लम्हे मेरे चेहरे को देखा, फिर कहने लगा, सोच लो, मैं यहाँ तुम्हारी किस्मत बदलने आया हूँ। तुम किसी तरह उन्हें वापस बस्ती में आने पर राजी कर लो, क्योंकि मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा हूँ। शायद मैंने अपने दोस्त के साथ धोखा करके बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं उसे वापस उसका मर्तबा देना चाहता हूँ। कल तुम हमारी बस्ती में आना, मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक बहुत बड़ा इनाम है। अगर तुमने उसे एक बार देख लिया तो तुम फिर कभी भी मेरी बात से इनकार नहीं करोगे। अब वो मुझे इनाम का लालच दे रहा था। मैंने सर झटक दिया, लेकिन जैसे ही घर गया तो अम्मा परेशान बैठी थी, क्योंकि घर के हालात अच्छे होने की बजाय मजीद खराब हो गए थे। क्योंकि जो पैसे मैंने जमा किए थे, उन पैसों से मैंने घर की थोड़ी बहुत तमीर और मुरम्मत करवाई थी। अब मेरे पास सारे पैसे खत्म हो गए थे। ऐसे लग रहा था जैसे मुझे उस जिनजात की बात मानना ही पड़ेगी। अब मैं बेमकसद सड़कों पर फिरता रहा, लेकिन किसी ने भी मुझसे मूंगफली ना खरीदी। शायद जिन्नात की बस्ती में जाने की वजह से वो मेरी मूंगफली हाथों हाथ खरीद लिया करते थे। एक बार फिर दिल चाह रहा था कि मैं वहां जाकर सारी मूंगफलियां फरोख्त कर दूं, ताकि मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएं। लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि वो जिन्नात समझेगा कि शायद मैं लालच की वजह से उस बस्ती में आया हूँ। काफी देर तक खाली जहन के साथ सड़क किनारे बैठा रहा। जब किसी तरह भी परेशानी का हल नहीं निकला तो मैंने उसी बस्ती की तरफ कदम बढ़ा लिए। अभी उस बस्ती में कदम ही रखा था कि अचानक मुझे अपने पीछे आवाज सुनाई दी। मुझे यकीन था तुम यहाँ जरूर आओगे। देखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम किसी तरह मेरे दोस्त को ढूंढकर उसे यहाँ ले आओ। मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। मुझे खामोश देखकर उसने मेरा हाथ थमा और कहने लगा, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। फिर उसने एक छोटा सा संदूक दिखाया जो जेवरात से भरा हुआ था। उसमें हीरे जवाहरात, सोने चांदी के खूबसूरत जेवर रखे हुए थे। मैं हैरान था, क्या ये सब वो मुझे देने वाला था। मेरी आंखों में चमक देखकर वो कहने लगा, मैं ये सारा इनाम तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए मेरा वही काम करना पड़ेगा, और इसके अलावा भी मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत चीज है। तभी उसने मुझे एक कमरे की खिड़की खोलने को कहा। जैसे ही मैंने खिड़की खोली तो सामने खड़ी खूबसूरत लड़की को देखकर हैरान रह गया। वो इतनी खूबसूरत थी जैसे चांद की तरह कोई रोशन सितारा। खूबसूरत आंखें और गोरी चिट्टी रंगत, लंबे लंबे बाल लिए वो लड़की मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी। फिर वो जिन्नात मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, ये एक जिनजादी है, लेकिन अगर तुमने मेरा काम कर दिया, जब तुम 18 साल के हो जाओगे तो मैं इसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। देखो ये कितनी खूबसूरत है। वाकई मुझे उसे देखते ही उससे मोहब्बत हो गई थी। फिर मैंने उससे वादा किया कि मैं तुम्हारा काम जरूर करूंगा, क्योंकि अगर ये सारे जेवरात मुझे मिल जाते तो मेरी किस्मत ही बदल जाती। इसलिए मैं ये अज़म करके कि उस जिनजादे को वापस इस बस्ती में लेकर आऊंगा, वापिस आ गया था। मेरे चेहरे पर एक बार फिर से खुशी आ गई थी। अम्मा मुझे देखते हुए कहने लगी, अजीब पागल लड़का है, कभी इतना परेशान नजर आता है तो कभी चेहरे पर ऐसी खुशी होती है जैसे कोई खजाना मिल गया हो। मैंने अम्मा का हाथ थामा और कहने लगा, अम्मा सच में ही हमें खजाना मिलने वाला है, बस तुम दुआ करो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। मैं बहुत पुरजोश हो रहा था। फिर उसी जिनजादे को तलाश करने लगा जो एक बूढ़े आदमी की शक्ल में मेरे सामने आया था। वो तो इतना मेहरबान था, फिर मुझसे नाराज होकर क्यों चला गया। अब मैं दिन रात एक करके उसकी तलाश में था। मैं चाहता था कि वो जल्द ही मुझे मिल जाए। इसी वजह से आज मैं ढाबे पर भी नहीं गया था, लेकिन पूरा दिन उसी जिन को तलाश करता रहा। अभी एक अनजान सड़क से गुजर रहा था जब मैंने दूर मर्द औरतों की भीड़ देखी। न जाने वहाँ क्या हुआ था, मैं भी उस भीड़ में चला गया। देखा तो पता चला कि ये एक आस्थाना है जहाँ पर लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं और उस आमिल से न जाने कौन से अमल करवाते हैं। मैं भी उस जिनजात को तलाश करना चाहता था, इसलिए मैंने भी उस आमिल के पास जाने को सोचा, लेकिन फिर मुझे पता चला कि ये आमिल पैसों के ओस काम करता है। फिर मैंने अपनी जेब में पड़े हुए चंद पैसों को देखा और यही पैसे देकर उस आमिल से काम करवाने का सोचने लगा। जैसे ही मेरी बारी आई तो मैं भी घबराया हुआ अंदर चला गया, लेकिन जैसे ही मेरी नजर आमिल पर पड़ी तो मेरे हाथ पांव थर थर कांपने लगे। वो कोई और नहीं बल्कि वही जिनजादा था जो आमिल की शक्ल में उस आस्थाने में मौजूद था। उसके आसपास खड़े उसके मुरीद मुझे हैरत से देख रहे थे। मैं आमिल से कहने लगा, बाबा जी आप यहाँ। तभी उसने मुझे घूर कर देखा और कहने लगा, मैं बस लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मेरे अंदर जो थोड़ी बहुत ताकतें हैं उन्हें इस्तेमाल करके मैं लोगों के हालात बदलना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ आमिल बनकर बैठ गया हूँ, लेकिन मुझे मेरा काम करने दो।
वो मुझसे शदीद नाराज लग रहे थे। फिर मैं उनकी मिन्नतें करते हुए कहने लगा, बाबा जी मुझसे नाराज मत हो, देखें आप वापस अपनी बस्ती में चले जाएं, मैं आपसे यही कहने आया हूँ। अभी मैं उनसे बात कर रहा था कि अचानक एक मुरीद मेरे पास आया और कहने लगा, चलो लड़के बस बहुत हो गया, अब उठो यहाँ से, क्या अजीबोगरीब बातें कर रहे हो आमिल साहब से। मुझे उसकी बात पर हैरत हुई, तो क्या इनको नहीं पता कि ये एक आमिल नहीं बल्कि एक जिनजादा है। तभी वो जिनजादा मुझे सरगोशी करते हुए कहने लगा, इन्हें मेरी हकीकत मालूम नहीं है, बल्कि यही मुझे उठाकर यहाँ ले आए थे। मैंने भी फिर इन्हें सच्चाई बताना मुनासिब नहीं समझा, यहाँ लाकर बिठाया तो इन औरतों और आदमियों की मेरे पास भीड़ लग गई। अब मुझे भी इनके काम करने में मजा आता है, इसलिए तो मैं यहाँ पर बैठा रहता हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ और अफसोस भी कि किस तरह के लोग हैं। एक बूढ़े को देखकर इस आस्थाने पर बिठा दिया, ये भी ना सोचा कि ये बूढ़े के रूप में एक जिनजादा है। मैं फिर भी उस जिनजादे की मिन्नतें करते हुए कहने लगा, बस आप मेरी एक बात मानकर वापस बस्ती में चले जाएं, देखें आपकी वजह से मेरी जिंदगी भी बदल जाएगी। जिनजादा हैरत से कहने लगा कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलेगी। फिर मैंने उन्हें सारी बात बताई कि किस तरह वो सरदार अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है, चाहता है कि आप वापस आ जाएं और आपको सरदारी दे दे, इसलिए तो उसने मुझे आपके पास भेजा है, वो आपका इंतजार कर रहा है। जिनजादे को मेरी बात पर यकीन नहीं आया था। फिर वो कहने लगा, लेकिन जड़ी बूटियों वाला जहरीला पानी पीने की वजह से मेरी सारी ताकतें खो चुकी हैं, अब शायद मैं दोबारा सरदारी न कर सकूं। तो मैं उन्हें समझाते हुए कहने लगा, वो सारी ताकतें आप वापस भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि वहाँ पर मौजूद सारे जिन्सात आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे यकीन है फिर से अपना मकाम और इज्जत पाकर आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि आप हर बुराई का मुकाबला कर सकेंगे। मेरी बात सुनकर वो खामोशी से मुझे देखे जा रहे थे, फिर एकदम ही उठकर खड़े हुए। पीछे से मुरीद उन्हें आवाजें देते रह गए, ऐ लड़के तूने क्या किया है आमिल साहब के साथ, जो ये यहाँ से नाराज होकर जा रहे हैं। मैंने उन्हें मुड़कर देखा और कहने लगा, अगर इस बाबा जी की सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई ना तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जानते भी हो ये कोई इंसान नहीं है बल्कि एक जिनजात है। ये सुनकर सारे मुरीदों के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई थी, वो खौफ से कांपने लगे। तभी उस जिनजादे ने मुड़कर देखा तो उसके चेहरे के तासुरात बदल चुके थे, वो निहायत खौफनाक लग रहा था। फिर मैं उनके साथ ही बाहर आ गया। मैं जानता था कि पीछे मुरीदों की क्या हालत हुई होगी, जो उन्होंने ढोंग बनाकर उस जिनजादे को लोगों के सामने पेश कर दिया था। अब वो आगे ही आगे जा रहे थे। फिर मैं खुशी से कहने लगा, आपने मेरी बात मान ली है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप इतने मेहरबान हो सकते हैं। तो वो जिनजादा कहने लगा, अब मैं इतना भी संगदिल नहीं कि तुम्हारी बात ना मानूं। अगर तुम्हारी किस्मत मेरी वजह से बदल रही है तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी किस्मत बदल लो, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, किस तरह से अपने खानदान को पाल रहे हो, मैं तुम्हारी जरूर मदद करना चाहता हूँ। फिर वो मेरे साथ उसी बस्ती की तरफ जा रहे थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बात मानकर वो जिन्नात वापस अपनी नाराजगी खत्म करके उस बस्ती में लौट कर जा रहा था कि जैसे ही मैं उन्हें लेकर गया तो सामने खड़ा उनका दोस्त उनसे माफी मांगने लगा, कदमों में गिरकर रो रहा था। फिर कहने लगा, मुझे माफ कर दो दोस्त, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, शायद मैं हसद का शिकार हो रहा था कि तुम इतने अरसे से कैसे इस बस्ती में सरदारी कर रहे हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि सरदारी करना कितना मुश्किल है और ये मुश्किल काम अब तुम ही करोगे। जिनजादा कहने लगा, लेकिन मेरी सारी ताकतें खो चुकी हैं, मैं कैसे ये काम कर सकता हूँ। तो उसका दोस्त कहने लगा, फिक्र मत करो, इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन तुम्हारी सारी ताकतें वापस लौटा कर रहूंगा। जिस तरह मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है उसी तरह ही अच्छा करूंगा और तुम पहले की तरह एक ताकतवर जिनजादे बन जाओगे। उन दोनों को यूं मिलते देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, मैं बहुत खुश हो रहा था। फिर वो जिनजादा मुझे देखकर कहने लगा, तुमने इस लड़के की मदद करने का वादा किया था, इसी की खातिर मैं इस बस्ती में आया हूँ, इसलिए तुम वादे के मुताबिक वो खजाना इसके हवाले कर दो। दूसरा जिनजादा कहने लगा, क्यों नहीं, इसने बहुत बड़ा काम किया है, मेरे दोस्त को मुझे वापस लौटा दिया, मैं इसका काम जरूर करूंगा। ये कहकर उसने वो जेवरात से भरा हुआ छोटा सा संदूक मेरे हवाले कर दिया। मेरे चेहरे पर बेहद खुशी आ गई थी। फिर वो सरगोशी में कहने लगा, अब तुम जवान हो जाओ, फिर मैं तुम्हें वो जिनजादी भी दे दूंगा जो बहुत खूबसूरत है। उसका ख्याल मेरी आंखों में भी समा गया था। अब मैं उस संदूक को लेकर घर आ गया। फिर अम्मा से कहने लगा कि तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, सच में ही मेरे हाथ बहुत बड़ा खजाना लग गया है, अब हमारी किस्मत बदलने वाली है। फिर देखते ही देखते मेरी किस्मत ऐसी बदली कि लोगों को अपनी आंखों पर यकीन न आया था। कहा मैं एक मूंगफली बेचने वाला बच्चा और अब जवान होने के बाद मेरा अपना कारोबार खूब तरक्की कर रहा था। जिस चीज की मैंने ख्वाहिश की थी वो सब पूरी हो गई थी। मेरे तीनों छोटे बहन भाई आला तालीम हासिल कर रहे थे, जबकि अम्मा के लिए मैंने दो दो नौकरानियां रखी थी ताकि उनकी खिदमत कर सके। मैं अपनी माँ को हर सुख देना चाहता था क्योंकि उसने जिंदगी में बहुत दुख देखे थे। अब मैं 20 साल का हो गया था, लेकिन आज भी उस जिनजादी का सरापा मेरी आंखों के सामने था। कभी कभार दिल चाहता कि पुराने रास्ते पर जाकर देखूं कि आज भी वो जिन्नात की बस्ती मौजूद है या नहीं, लेकिन फिर दिल में ख्याल आता है कि कहीं वो मुझे भूल न गए हों, क्योंकि अब मैं जवान हो गया हूँ। मैं उस जिनजात के सामने एक बच्चे की सूरत में आया था, पता नहीं वो मुझे पहचानेगा या नहीं, यही सोचकर मैं अपने आप को रोक लेता था। फिर एक बार मैं घर वापस आ रहा था, जब बीच रास्ते में मुझे दरख्त के नीचे खड़ी हुई एक लड़की दिखाई दी। उसने सुर्ख रंग का लिबास पहन रखा था, जेवरात से लदी बंधी, लंबे लंबे बाल। जैसे ही मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी
तो मैं हैरान रह गया। ये तो वही जिनजादी थी। फिर वो मेरे सामने आई और कहने लगी, तुम मुझे भूल चुके होगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूली। मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या तुम मेरी इस बस्ती में जाना चाहते हो? मैं उससे डर रहा था, लेकिन फिर हाँ में सर हिला दिया। जैसे ही उस जिन्नात की बस्ती में गया तो वहाँ जाकर हैरान रह गया। वहाँ तो सब कुछ बदल चुका था। पहले वो बस्ती अलग नजर आती थी, लेकिन अब उसका नक्शा बिल्कुल ही बदल गया था। फिर मैं सरदार के पास गया। उस जिनजात को देखकर हैरान रह गया। वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर और जवान नजर आ रहा था। जैसे ही मैं उसके सामने गया तो वो मुझे देखकर खुश हो गया। फिर कहने लगा, तुम यहाँ पर कैसे आए? मैं तो जानबूझकर तुम्हारे सामने नहीं आया कि कहीं तुम जवान होने के बाद मुझे पहचानने से इनकार ना कर दो। मैं हैरान रह गया। जो ख्याल मेरे जहन में था वही ख्याल इस जिनजात के जहन में भी आ गया था। फिर मैं उससे खुशी खुशी कहने लगा कि मुझे आपको देखकर खुशी हुई, क्योंकि मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। आपकी वजह से ही मेरी जिंदगी बदली है। आज मैं बहुत अमीर हो गया हूँ और एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा हूँ। उसने ये सुनकर मुझे मुबारकबाद दी। फिर सरगोशी में कहने लगा, क्या तुम्हें वही जिनजादी लेकर आई है? देखो मेरी बात मानो और इसे अपने साथ लेकर ना जाना, वरना ये जिंदगी भर तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। फिर तुम कभी किसी लड़की से शादी नहीं कर सकते। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो वो जिनजादा कहने लगा, मैं एक सरदार हूँ, इसलिए बड़े आराम से उसे इस बस्ती में रोक सकता हूँ, लेकिन अगर तुम अपनी मर्जी से उसे साथ लेकर जाओगे तो ये कभी भी हमारी दुनिया में वापस नहीं आएगी, बल्कि ये सोचेगी कि तुम हमेशा के लिए उसके मालिक बन चुके हो। फिर तुम कभी भी किसी लड़की से शादी नहीं कर सकोगे। ये सुनकर मैं बहुत डर गया था। फिर मैंने इशारे से जिनजाद से कहा कि वो जिनजादी को यहीं रोक ले, लेकिन जिनजादी मेरे साथ जाने को मचल रही थी। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिनजाद ने मुझे जाने का इशारा किया और कहने लगा, मैं बाकी सारे मामला संभाल लूंगा, क्योंकि मैं इस बस्ती का सरदार हूँ। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। हाँ, मुझसे मिलने दोबारा यहाँ जरूर आना। वो मुझे अपने साथ देखकर खुशी महसूस कर रहा था। मैं भी अपने दिल में अजीब सी खुशी लिए वापिस घर आ गया। फिर रात को बिस्तर पर लेटा तो उसी जिनजादी का सरापा मेरी नजरों के सामने आ गया। एक तरफ तो वो खूबसूरत थी, लेकिन दूसरी तरफ उसकी असलियत में अच्छी तरह जानता था कि वो खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि एक जिनजादी थी। अगर मैं उसे अपने साथ ले आता तो वो हर वक्त मेरे आस पास मौजूद रहती, लेकिन मेरे अलावा उसे कोई भी नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने जिनजात की बात मानकर हमेशा के लिए उसे वहीं छोड़ दिया था। अब पता नहीं मैं जिन्नात की बस्ती में दोबारा जा सकूंगा या नहीं, लेकिन उस मेहरबान जिनजात को मैं कभी भी भूल नहीं सकूंगा, जिसने बुरे वक्त में मेरी मदद की थी। बिलाशुबह एक छोटे बच्चे की मदद करके उसने बहुत बड़ी नेकी की थी। आज भी मैं उसके लिए दुआ करता हूँ कि फिर जिंदगी में कभी उसको धोखा ना मिले।